जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और अपनी एजुकेशन का बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोग ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों। तो मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों मैं इस यूट्यूब चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो 10th तक एसएसटी हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर ह्यूमैनिटीज का 11th-12th के अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, उन सब की वीडियोस आप लोग के लिए बनाता हूं। और मेरा ये मकसद रहता है हमेशा कि मैं आप लोगों की जो है इस प्लेटफॉर्म की सहायता से मदद कर सकूं, आप लोगों को जो है अच्छी तरह से गाइड कर सकूं एक बड़े भैया होने के नाते। तो दोस्तों आज भी इसी मकसद के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कि उनके बोर्ड के एग्जाम्स बहुत करीब हैं। तो मैं आज उन लोगों को जो है इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ाने वाला दोस्तों, तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के भूगोल का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 का। दोस्तों मैंने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप लोग जाकर के जो है प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, मैंने अपनी वीडियो के अंदर थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट ये किया है कि मैंने जो है पूरी पीपीटी को हर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उनको मैंने हर टॉपिक को जो है एक सवाल के अंदर उसको फ्रेम कर रखा है, जिससे कि हम लोग सवाल के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। इससे फायदा आप लोग को ये होगा कि आप लोग जो है अभी से उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो सवाल बन सकते हैं उनको आप समझोगे, ताकि जब पेपर में आपसे उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा जाए तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग यहाँ पर यूज टू फेमिलियर पहले से हो जाओ, ठीक है। इसलिए ताकि आप लोग पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सको। तो इसी मकसद के साथ दोस्तों आप लोग बताइएगा कि ये इनिशिएटिव जो मैंने शुरू किया है वो आप लोगों को कैसा लगा। और मैंने इसके अंदर कुछ वन लाइनर सवाल भी ऐड किए हैं, हम लोग जो चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना आपका 1 मिनट बर्बाद किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है दोस्तों वन एवं वन्य जीव संसाधन। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, सबसे पहला जो टॉपिक आता है दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे, तो भाई हम बात करेंगे दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जंगलों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? जंगल के बारे में, कि भाई भारत के अंदर जो वन है, कितने प्रकार के भारत के अंदर वन पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में फॉरेस्ट बोला जाता है। तो भाई भारत के अंदर जो है कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, तो उसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, है ना। क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है दोस्तों, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो चलिए बात करते हैं फिर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो भारत के अंदर जंगल आता है जिसको हम लोग वनस्पति बोलते हैं या फॉरेस्ट बोलते हैं, तो सबसे पहले है हमारे सामने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग नाम से ही जो है जाहिर है कि भाई एवरग्रीन यानी कि हमेशा जो है ग्रीन रहता है, सालों साल जो है ये फॉरेस्ट कि जो है हमेशा ग्रीन रहता, कभी सूखता नहीं, कभी इस फॉरेस्ट के पेड़ जो है अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते, है ना। होता है ना कि एवरग्रीन गाने, है ना। तो इसी तरह से फॉरेस्ट भी क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं कि सालों साल जो है हरे दिख रहे हैं। तो भाई जो पहला जंगल का प्रकार है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि जो सदाबहार रहते हैं। तो इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि सदाबहार क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो भाई जो सदाबहार वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, जिनको हम लोग वर्षा वन भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? वर्षा वन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको कितनी पानी की जरूरत पड़ती है, इनको कितना सेंटीमीटर बारिश की जरूरत पड़ती है, तो देखिए जो वर्षा वन होते हैं वहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। अब देखिए इन जंगलों को पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर बारिश कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक, यानी कि खूब झमाझम बारिश होती है। इसलिए इनको सालों साल जो होता है वाटर की सप्लाई मिलती रहती है इन पेड़ों को, जिसकी वजह से जो ये पेड़ खूब लंबे होते हैं दोस्तों, ठीक है। खूब लंबे होते हैं और खूब घने होते हैं दोस्तों, काफी डेंस होंगे फॉरेस्ट, और सालों साल क्या रहते हैं, हरे रहते हैं। इनकी क्या क्या विशेषताएं इसको भी देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो भैया देखिए, भैया गर्म और आर्द्र जलवायु, ये जंगल वहां पर पाए जाते हैं जहां का जो जलवायु, जहां का क्लाइमेट कैसा दोस्तों, गर्म है, ठीक है, और आर्द्र यानी कि नमी वाला क्लाइमेट है। उसके बाद में और क्या विशेषता इसकी भैया, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की, जिनको हम वर्षा वन भी बोलते हैं। तो भाई सेकंड विशेषता इसकी है कि भाई वृक्षों में पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता है। मान लीजिए कि पेड़ है, आप लोगों को दिखाता हूं, ये देखिए, ये है सदाबहार वन, यानी कि सालों साल क्या रहते हैं, हरे रहते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग प्रजाति के पेड़ हैं। कोई पेड़ किसी समय में मतलब अपने पत्ते गिरा देता है, ठीक है, और कोई दूसरे पेड़ जो होंगे वो उस समय पत्ते नहीं गिराते हैं। तो इससे क्या होता है कि पेड़ों का जो है पत्तों का पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता कि पेड़ सूखे कब है, ठीक है, क्योंकि हर पेड़ का अलग अलग क्या है, सीजन है अपना पत्ता गिराने का, ठीक है। तो इससे क्या आता है कि ये फॉरेस्ट पूरा जो है साल भर हरा ही दिखता है।
तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सदाबहार वन बोलते हैं। अगला उसके बाद में क्या दोस्तों और क्या विशेषता इस वन के बारे में कि भाई वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है, 60 मीटर या उससे अधिक, 4 अत्यधिक घने और हरे भरे। अब देखिए उष्णकटिबंधीय या फिर वर्षावन की जो जंगल होते हैं ना, तो उसके पेड़ की लंबाई क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। आप लोग यहीं से देख लीजिए, इनकी जो हाइट होती है वो 60 मीटर से भी बड़ी होती है दोस्तों। 60 मीटर का मतलब समझ लो कितना 60 मीटर होता है, तो 60 मीटर से भी अधिक इन पेड़ों की क्या होती है, हाइट होती है। कौन से पेड़ों की दोस्तों, सदाबहार वन के अंदर जो पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से मुख्य पेड़ पाए जाते हैं उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं भाई। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, उसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं भैया। तो भाई सबसे पहला जो पेड़ आपका पाया जाता है वो कौन सा है भाई, आबनूस का, जिसको हम लोग एबोनी बोलते हैं। फिर महोगनी का पेड़ पाया जाता है, रोजवुड का पेड़ पाया जाता है, फिर रबड़ का पेड़ पाया जाता है। जो आप लोग रबड़ यूज करते हैं ना चीजों को इरेज करने के लिए, तो उसका जो पेड़ होता है वो सदाबहार वन के अंदर ही पाया जाता है। उसके बाद में सिंकोना। तो ये पेड़ आप लोग याद रखिएगा, एक एक नंबर के अंदर पूछ देगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन से पेड़ सदाबहार वन या वर्षा वन के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दे देगा, आप लोग को चुनना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि भाई आबनूस हो गया, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, रबड़ हो गया, सिंकोना हो गया। ये सब जो पेड़ हैं वो किसके हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव, यानी कि वनों के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु। तो वन के बारे में तो पढ़ लिया हम लोगों ने भाई। पहला वन कौन सा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब उस वन के अंदर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। देखिए भाई कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो भैया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर आपका हाथी पाया जाता है, ठीक है, बंदर पाया जाता है, हिरण पाया जाता है, कई प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं जैसे कि चमगादड़ तथा रेंगने वाले जीव। ये तमाम जीव जंतु जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर पाए जाते हैं। ये अभी तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब भारत के अंदर कौन कौन से जगहों पर ये पेड़ पाए जाते हैं, अब याद रखिएगा। मैंने क्या बताया, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि भैया 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की जरूरत पड़ती है। तो भारत में ये उन्हीं जगहों पे उगेंगे जहां पर खूब झमाझम सालों साल बारिश होती रहती है, साल भर बारिश होती रहती है। ठीक है, तो भैया भारत के अंदर कौन कौन सी जगह है जहां पर सालों भर खूब दबा करके बारिश होती है। तो देखिए आपका हो गया पश्चिमी घाट दोस्तों। पश्चिमी घाट के अंदर कौन कौन सा राज्य आता है, तो पश्चिमी घाट के अंदर आपका आता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो ये राज्य कौन है, इनके अंदर खूब सालों साल बारिश होती रहती है क्योंकि जो है समुद्र से सटे हुए इलाके हैं, है ना। अब आप लोग देखिए जैसे कि ये हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, ये हमारा अरब सागर है। क्या है दोस्तों, अरब सागर है। ठीक है, ये आपका हो गया बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर जो राज्य केरला लगा हुआ है, ये आपका कर्नाटका लगा हुआ है, ये तमिलनाडु लगा हुआ है। ठीक है, तो इन इलाकों में क्या है, खूब बारिश होती है। और कौन सा इलाका है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। हम लोग को पता है कि भैया ये हमारा दक्षिण भारत है। तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे से द्वीपीय हैं, ठीक, इन्हीं में ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है। तो यहाँ पर भी खूब सालों साल बारिश होती रहती है क्योंकि समुद्र के किनारे हैं। उसके बाद में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी पता है हमें भैया, अरब सागर के अंदर जो है द्वीपीय समूह जिसको लक्षद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर भी खूब झमाझम बारिश होती रहती है। फिर आपको हो जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर भी खूब बारिश होती है। तो यहाँ पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगला जो वन का प्रकार है, अगला जो फॉरेस्ट है वो कौन सा है दोस्तों, अगला फॉरेस्ट है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये जिसको क्या बोलते हैं, मानसूनी वन। मानसूनी वन कौन से वन होते हैं कि भैया ये जो है ये किस आधार पर बड़े होते हैं, जब देश के अंदर बारिश आती है, जब मानसून आता है तब इनको पानी की जरूरत, पानी इनको मिलता है। ठीक है, तो इनको पानी की कितनी जरूरत पड़ती है भैया इन जंगलों को बड़े होने के लिए, तो भाई आर्द्र पर्णपाती है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर, इससे नीचे नीचे इनको पानी की जरूरत पड़ती है। यानी कि उन इलाकों में उगाए जाते हैं जहां पर जो है ठीक ठाक बारिश हो जाती है, मीडियम बारिश होती है। ठीक है, हाँ, तो इनकी क्या क्या विशेषताएं इसको समझने का प्रयास करते हैं, इनकी क्या खास विशेषताएं पर्णपाती वनों की, है ना। तो देखिए शुष्क वृक्ष जो होते हैं बहुत सूखे होते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं साल भर में। ठीक है, 8 सप्ताह के लिए जो है अपनी क्या गिरा देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं, यानी कि इनको पतझड़ का इन पे असर होता है। ठीक है, पूरे साल भर में कितने सप्ताह में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, 8 सप्ताह के लिए। 8 सप्ताह तक जो है इन पेड़ों के ऊपर पत्तियां नहीं रहती। अमूमन आपने देखा होगा कि आपके आसपास में जो पेड़ होते हैं ना, जब पतझड़ का टाइम आता है, ठीक है, तो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, तो वो कौन से वन हो गए दोस्तों, या फिर वो कौन से वृक्ष हो गए, उनको हम बोलेंगे पर्णपाती वन। ठीक है, वो यह पर्णपाती वन का एक प्रकार हो गया वो। ठीक है, क्योंकि वो क्या 8 सप्ताह के लिए पूरे साल भर में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर देखिए आपका कौन कौन सा पेड़ आता है पर्णपाती के अंदर। तो देखिए आपका बांस आता है, शीशम आता है, चंदन का पेड़, ठीक है, जिसके ऊपर सांप लेटता है, शहतूत का पेड़ आता है, खैर आता है, कुसुम आता है, अर्जुन, सागौन। तो आप लोग ये सारे नाम याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लेगा कि भाई बताइए निम्नलिखित में से कौन से पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि भाई बांस है,
साल है, शीशम है, चंदन है, शहतूत है। ठीक है, तो ये तमाम पेड़ किसके उदाहरण हो गए? ये हो गए पर्णपाती वन के। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मैं समझा पाने में सफल रहा हूंगा। फिर अब देखते हैं भाई पर्णपाती वनों के अंदर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका कौन सा जानवर पाया जाता है दोस्तों? सबसे पहला जंगल का राजा सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी भी जैसे पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपके रेंगने वाले जैसे छिपकली, सांप, कछुए आदि। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो है इन प्रकार के जानवर, जीव, पक्षी पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई भारत के अंदर कौन से राज्यों के अंदर ये आपके पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से राज्य भैया? पूर्वी भागों के अंदर, उत्तर पूर्वी राज्य जो आपके नॉर्थ ईस्ट हो गए। ठीक है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है दोस्तों, जिसके अंदर हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, मणिपुर आता है, असम आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, सिक्किम आता है, तो उन इलाकों में जो है ये सब चीजें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हाँ। उसके बाद में और कहाँ पर? झारखंड के अंदर, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के अंदर आपका पर्णपाती वन पाया जाता है, इनको मानसूनी वन बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ये समझ गए होंगे। आप लोग को दिखा देता हूँ पर्णपाती वन कौन से होते हैं। देखिए ये आपके पर्णपाती वन है। ठीक है, जब सीजन रहता है, जब मानसून का सीजन रहता है तो खूब हरे भरे दिखते हैं, लेकिन जब पतझड़ का टाइम आता है तो देखिए सारे एक साथ ही सबने अपनी पत्तियां गिरा दी। लेकिन जो आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन था उसके अंदर सारे पेड़ एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते थे। ठीक है, हर पेड़ का एक अलग अलग टाइम होता है पत्तियां गिराने का। ठीक है, जिससे क्या होता है कि पूरा पेड़ जो है वो मतलब एक तरह से पतझड़ का नहीं पता चलता, क्योंकि सब पेड़ अलग अलग टाइम पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि पूरा पेड़, तमाम जितने जंगल के पेड़ हैं सब एक साथ ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, लेकिन सदाबहार वन के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे किसकी बात करेंगे हम लोग? आगे बात करेंगे कटीले वन तथा झाड़ियों के बारे में। तो अगला जो प्रकार है भारत के अंदर वन का वो है कटीली झाड़ियां। ठीक है, तो अब सबसे पता चल रहा है कि भाई कटीली झाड़ियां उन इलाकों में पाई जाती है जहां पर मिट्टी के अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य भारत के अंदर जहां पर पानी की बहुत किल्लत है दोस्तों? तो आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका हो गया, गुजरात हो गया दोस्तों, तो इन हरियाणा हो गए। तो इन इलाकों की जो मिट्टी उनके अंदर नमी ज्यादा नहीं है, तो वहां पर कैसे पेड़ उगते हैं? तो वहां पर कटीले, ठीक है, बबूल के पेड़, कैक्टस वगैरह, ये सब झाड़ियां वगैरह उगती हैं। तो इसको देखते हैं दोस्तों। तो कितना पानी चाहिए होता है इनको दोस्तों? क्योंकि पानी वैसे बहुत कम होता है, तो 70 सेंटीमीटर से कम पानी के अंदर ये पेड़ उग जाते हैं। और क्या क्या विशेषता है? तो देखिए कटीले तथा झाड़ियां होती हैं, पेड़ों की लंबी जड़ें होती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं। अब देखिए पत्तियां छोटी इसलिए होती हैं क्योंकि अब देखिए जिस पेड़ की पत्ती बहुत बड़ी होगी ना, तो आप लोग अंदाजा लगाइए क्या उसके अंदर जो है आपका वो पेड़ पानी जो है बहुत ज्यादा पानी की एब्जॉर्ब करता है, पानी की उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पेड़ की पत्तियां बहुत बड़ी होती है यानी उसको पानी, उसके जड़ों के अंदर पानी की बहुत ज्यादा उसको नीड होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसके आसपास में पानी बहुत ज्यादा है, तो उस पेड़ की पत्तियां अपने आप क्या हो जाएंगी? चौड़ी हो जाएंगी। लेकिन जिस पेड़ की पत्तियां बहुत छोटी हैं, इसका मतलब है कि उसकी मिट्टी के अंदर बहुत पानी की कमी है, जिसकी वजह से उसकी पत्तियां जो है छोटी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जिससे कि पानी का क्या हो? वाष्पीकरण कम हो। ठीक है, पानी हवा में कम भाप बन के उड़ जाए। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई कौन कौन से पेड़ आते हैं इसके अंदर। देखिए कौन कौन से जो है इसके अंदर पेड़ आते हैं, किसके अंदर? कटीले तथा झाड़ियों के अंदर। तो भाई आपका पहला आता है अकासिया, खजूर का पेड़। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर खजूर के पेड़ वगैरह बहुत होते हैं। फिर आप लोगों ने अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाओगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, जितने भी अरब देश हैं, उन सब के अंदर, क्योंकि वहां की मिट्टी इतनी बहुत सूखी है, ठीक है, तो वहां पर खजूर के पेड़ ही पाए जाते हैं। उसके बाद में एक आता है यूफोरबिया, ठीक है, नागफनी, जिसको केकटाई बोला जाता है। तो ये सब पेड़ के प्रकार हो गए। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे भाई? जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं इन जंगलों में। तो इन जंगलों में जानवर आपका कौन कौन पाया जाता है भाई? तो चूहे पाए जाते हैं, खरगोश पाए जाते हैं, लोमड़ी, ठीक है, शेर, जंगली गधा पाया जाता है, घोड़े तथा ऊंट। ठीक है, तो इन इलाकों में जो है इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई इस प्रकार के जो जंगल हैं वो भारत के कौन कौन से हिस्से में पाए जाते हैं। तो भाई मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि भाई गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये वो इलाके जो बहुत ही अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, ठीक है, जिनका कुछ इलाका तो जो है बहुत ही सूखा इलाका है, जहां पर बारिश ठीक मात्रा में नहीं हो पाती है ना। तो ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझा पाया होगा। चलिए एक बार फोटो देख लीजिए केक्टस की। ये देखिए आपका केक्टस हो गया। इन पेड़ों की हाइट ज्यादा होती नहीं है क्योंकि पानी के अंदर नमी ही नहीं ज्यादा, छोटी छोटी हाइट पे होते हैं और अधिकतर जो है ये सारे कांटे वाटे इनके अंदर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अगला जो जंगलों का प्रकार है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अभी इस प्रकार के जंगल पहाड़ों के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? इसका नाम रखा गया पर्वतीय, ठीक है, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी थोड़ी विशेषता समझ लेते हैं। तो भाई ये 1000 मीटर 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये ऐसे पेड़ आपको मिलने लग जाएंगे। इनकी खास बात क्या होती है कि भैया इनकी पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं। ठीक है, और कौन कौन से पेड़ इसके अंदर आते हैं? तो इसके अंदर भैया आपका आता ओक का पेड़ और चेस्टनट का पेड़। ठीक है,
और जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं इन जंगलों के अंदर? तो भाई कश्मीरी महामृग हिरण पाया जाता है, चिंतरा हिरण पाया जाता है, जंगली भेड़ खरगोश पाए जाते हैं। और ये भारत के कौन कौन से हिस्से के अंदर पाए जाते हैं? तो वही आपका जम्मू कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, यानी सारे पहाड़ी इलाकों के अंदर ये वन पाए जाते हैं। फिर इन्हीं में पर्वतीय वन के अंदर एक वन आता है आपका शंकुधारी। कैसा आता है दोस्तों? शंकुधारी, शंकुधारी वन। ये कितनी हाइट पे पाया जाता है? ये थोड़ा सा और जब पहाड़ों के अंदर आप और ऊंचाई पे जाओगे तो आपको ये शंकुधारी वन मिलेंगे 1500 मीटर 3000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? अधिक ऊंचाई पर ऐसे वन मिलेंगे। कौन कौन से पेड़ होते हैं इसके अंदर? चीड़ देवदार के, सिल्वर, स्प्रूस, ठीक है, इस तरह के इसके अंदर पेड़ होते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर पहाड़ों पे और जब आप बिल्कुल ऊपर चले जाओगे और पहाड़ों पे चले जाओगे और हाइट पे चले जाओगे तो आपको कौन से पेड़ मिलेंगे? आपको मिलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, हाँ, ये उन इलाकों में मिलते हैं जहां पर बहुत खतरनाक बर्फबारी होती है दोस्तों। ठीक है, तो 3600 मीटर से अधिक टुंड्रा वनस्पति। ठीक है, पशुचारण के लिए ना वृक्ष ना ही घास मैदान। यहाँ पर ना तो पेड़ ही होते हैं ना घास ही होते हैं, अलग ही प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं पेड़। ठीक है, हाँ, इसके अंदर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो भैया आपका लाल पांडा पाया जाता है। ठीक है, आपका स्नो लेपर्ड पाया जाता है। तो इस तरह के खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पर्वतीय वन। आखिरी पर्वतीय वन भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका पर्वतीय वन हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार के पेड़ इसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार के पेड़ जो है, ये देखिए, इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पर्वतीय वन भी मैं समझा पाने में सफल रहा हूं। आखिरी जो जंगल का प्रकार है भारत के अंदर जो पाया जाता है वो है आपका मैंग्रोव वन। क्या पाया जाता है दोस्तों? मैंग्रोव वन। ठीक है, ये देखिए मैंग्रोव वन। आधा पेड़ तो भैया पानी के अंदर है। ठीक है, हाँ, इन जड़ें बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये अलग ही प्रकार के पेड़ होते हैं दोस्तों, तो इनको समझने का प्रयास करते हैं। सुंदरी पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। इनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। ठीक है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? सुंदरी वृक्ष बोलते हैं। ये अमूमन जो है समुद्र के किनारे, ठीक है, पाए जाते हैं। समुद्र के किनारे जो बीच बीच होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। उसके बाद में कौन कौन से पेड़ होते हैं इसके अंदर? सुंदरी पाम ट्री, जिसको बोला जाता है पाम ट्री, जिसमें से वो पाम निकलता है। फिर नारियल, एगार, क्योड़ा। ठीक है, एक इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं दोस्तों? तो भैया रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरवन आपका पूरा जो है मैंग्रोव वन ही है। कछुए पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं और सांप पाए जाते हैं। भारत के कौन कौन से इलाके में ये मैंग्रोव वन पाया जाता है? तो भैया आपका पाया जाता है महानदी डेल्टा। ठीक है, नदी जब जो है बिल्कुल उसकी जो ढलान होती है बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, जब वो प्लेन सरफेस एरिया पे जाती है तो वो अपने पानी जो मेन स्ट्रीम होती है उसको जो है इस तरह से देखिए, मान लीजिए कि नदी जो है पहाड़ में है, पहाड़ से जब वो आएगी तो बिल्कुल एक टाइम ऐसा आएगा कि जो नदी बिल्कुल धीरे हो जाती है। ठीक है, तो वो जो है अपने पानी को ऐसे फैला देती है आसपास के इलाकों में। तो इसकी कई सारी स्ट्रीम बन जाती है, पता नहीं चल पाता कि मुख्य नदी का मार्ग कौन सा है। ठीक है, तो ये पूरा इलाका पानी वाला हो जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो भारत के अंदर भैया आपका महानदी का डेल्टा है। ठीक है, कावेरी का है, गोदावरी का है, डेल्टा है। फिर हमारा जो है तो इन डेल्टाओं के किनारे पे जो है आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका मैंग्रोव वन का चित्र है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है आप लोगों को मैं भारत के अंदर वन और उसके अंदर वन्य जीव कौन कौन से वो समझा पाने में सफल रहूंगा कि भाई भारत के अंदर जो है कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। तो भैया सबसे पहले हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बात किया, फिर पर्णपाती के बारे में बात किया, फिर पर्वतीय वन की बात किया, फिर हम लोगों ने जो है बात किया किसके बारे में? हम लोगों ने बात किया दोस्तों मैंग्रोव के बारे में। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और जो आपके इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जो है देखिए, तो भैया सबसे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट आता है कि ये सवाल कई बार आपसे पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा, हमारे टाइम में भी पूछा जाता था कि भाई वन्य जीव संरक्षण में, यानी कि जो वन्य जीवन है संरक्षण में स्थानीय समुदाय की क्या भूमिका होती है। ठीक है, जो स्थानीय समुदाय होता है, मान लीजिए कि कोई जंगल है, ठीक है, जंगल के आसपास जो है कोई गांव है, तो गांव वाले जो है अपने जंगल को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, अपने जंगल का संरक्षण करते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का बहुत ही वो लोग क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं, किसी भी शिकारी को जंगल के अंदर घुसने नहीं देते। तो सवाल ये बोल रहा है कि भैया वन्य के अंदर जो जीवन है, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ हो, उनका संरक्षण किस तरह से जो है स्थानीय समुदाय करते हैं, तो उसके बारे में बताना है। तो देखिए भाई क्या करते हैं स्थानीय समुदाय, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई स्थानीय समुदाय जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या करता है भाई? जैसे कि राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। अब उन लोगों ने खुद से जो है अपने गांव के लोगों ने जमीन को डोनेट किया और जो है वहां पर एक भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। ठीक है, कितनी बड़ी काम किया लोगों। यहाँ पर लोग जो है थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा कर लेते, लेकिन राजस्थान के जो अलवर जिले के लोगों ने जो है प्रकृति से प्रेम दिखाने के लिए उन्होंने जो है भूमि को क्या कर दिया, दान कर दिया। तो दोस्तों सीखना चाहिए हम लोगों से। अगला,
भैरवदो डाको सेंचुरी पर गांव वालों द्वारा शिकार वर्जित कर दिया। उन्होंने सख्त बोल दिया कि भाई यहाँ पर कोई शिकारी घुस नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का एक एक पेड़ जो है हमारे सदस्य की तरह है, एक एक जीव जंतु हमारे सदस्य की तरह है, ठीक है, कोई भी शिकार नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उनका प्रकृति की तरफ बहुत प्रेम है। अगला, राजस्थान में बिश्नोई समाज द्वारा काले हिरण का बचाव किया। अब देखिए बिश्नोई समाज जो है हिरण को पूछता है दोस्तों, हम लोग को समझना चाहिए कि जो बिश्नोई है, आज इंसान को नहीं पूछता, लेकिन जो बिश्नोई समाज है कितना रिस्पेक्टेड समाज है कि वो जो है जानवरों की भी जो है रिस्पेक्ट करता है दोस्तों, तो हम लोग को उनसे सीखना चाहिए। तो जो काले हिरण है ना, उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, उसको पूछते हैं, इसलिए किसी शिकारी को जो जंगल के अंदर घुसने नहीं देते वो लोग, ठीक है। तो हमको सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जो है उन्होंने जंगल के जो जीव हैं उनका संरक्षण करने के लिए कितनी बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को जो है देखिए, मैंने क्या किया, आप लोग को सवाल भी समझा दिया। अब इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था पेपर में पूछा जाएगा कि भाई सामुदायिक जो समुदाय होता है उसका क्या भूमिका होता है, तो आप लोग समझ भी गए, ठीक है। तो इसी तरह से जो है मैंने ये नया इनिशिएटिव लिया है कि भाई आप लोग को जो है कॉन्सेप्ट को सवालों की तरह समझा सकूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोग को सवाल ही सॉल्व करने पेपर के अंदर बैठ करके, ठीक है। अगर आप लोग अभी से सवाल को क्रैक करना सीख जाओगे तो आप लोग की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। उसके बाद में एक टॉपिक इसके अंदर आता है कि भाई हिमालय के अंदर जो एक आंदोलन चला था जिसका नाम है चिपको आंदोलन। ये क्या था दोस्तों, ठीक है, आप लोग सब से जो है समझ गए होंगे कि भाई चिपको यानी चिपकने की बात हो रही है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करते हैं था क्या दोस्तों। तो देखिए, हिमालय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया था। कहानी यूं है कि भाई किसी लकड़ी काटने वाली कंपनी जो है हिमालय की जितने भी मजबूत पेड़ वगैरह हैं उनको काटना शुरू कर दिया था। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि भाई हिमालय की जो जनजाति वगैरह हैं, जो लोग हैं गांव के, वो पेड़ों को अपने परिवार की तरह मानते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो लोग क्या किए, वो लोग ने जो है गांव जितने भी पेड़ थे जंगल के अंदर जाकर के पेड़ों के चारों ओर चिपकने लग गए, ताकि जो है जो लकड़ी काटने वाले लोग हैं वो पेड़ों को ना काट पाए, ठीक है। वो लोग सारे चिपकने लग गए, इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या रख दिया गया, चिपको आंदोलन, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या बोलता है कि भाई यह आंदोलन जो था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया। ये जो नेता थे इस आंदोलन को शुरू करने वाले, ठीक है, जो प्रमुख इंसान थे, उनका नाम क्या था, सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा कि हिमालय के अंदर शुरू किया गया था। उसके बाद में इसमें स्थानीय लोग पेड़ों से लिपट जाते थे कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। देखिए जिस प्रकार से ये महिलाएं बेचारी लिपटी पड़ी है ना पेड़ों के चारों ओर, जिससे कि ये लोग पेड़ों को सुरक्षा दे रही है, इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया था, चिपको आंदोलन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। हाँ, तो चलिए फिर आगे अगला कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट है कि भाई संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए भैया, है ना। संयुक्त वन प्रबंधन ये क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं कि भैया स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है भैया। अगर किसी जंगल को बचाना है तो आप अकेले तो जाके बचा नहीं लोगे, है ना। तो जंगल को बचाने के लिए आपको जो स्थानीय समुदाय है ना, जो जंगल के आसपास में गांवों के अंदर रहता है, उनको उस जंगल के बारे में बेहतर पता होगा, ठीक है। तो आप लोग को जो है अगर जंगल को बचाना है तो आप लोग को उनकी क्या लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी। तो स्थानीय समुदाय की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है भैया। इस प्रकार की इस योजना का प्रारंभ कब किया गया था, 1988 के अंदर भारत सरकार ने किया था। भारत सरकार को सूझा कि भाई भारत के अंदर जितने भी जंगल हैं उसको क्यों ना बचाया जाए, ठीक है। तो उन्होंने जो 1988 में प्रोग्राम शुरू किया। अगला, इसमें गांव के स्तर तक संस्थाएं बनाई जाती थी। गांव को इसके अंदर जोड़ा जाने लग गया, क्योंकि गांव के लोगों को जो है अपने आसपास की चीजों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से पता होता है। अगला, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते थे। ग्रामीण के लोग भी और जो वन विभाग के, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मिलजुल करके जो जंगल को बचाने का प्रयास करते थे। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, संयुक्त वन प्रबंधन, यानी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अगला क्या है दोस्तों, अगला ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता यह मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। इसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है दोस्तों, है ना। हाँ, हमारे आसपास भी कितनी डाइवर्सिटी किस क्षेत्र में दोस्तों, भाषा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, है ना, तो खान पान के क्षेत्र में। तो इसी प्रकार से जो है हमारे जो आपका जैव है, जो हमारी आसपास का इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अंदर भी कई प्रकार की डाइवर्सिटी है। पेड़ों के अंदर की देखिए हर अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं, ठीक है, अलग अलग जीव जंतु है, तो इसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं दोस्तों कि भाई बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। फसलों के अंदर भी कितनी सारी जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों, अलग अलग किस्म की फसल होती है। उसके बाद में मानव और दूसरे जीवधारी आपस में एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि भाई जो मानव है, सॉरी दोस्तों, मानव और जो हमारे आसपास का पर्यावरण है एक दूसरे के ऊपर क्या है दोस्तों, डिपेंडेंट है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, फिर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वन्य पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या बनता है, आपका बायोडाइवर्सिटी बनाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में देखते हैं दोस्तों भारत के अंदर
वनों को कितने भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया है, कितने उसमें बांटा गया है। तो देखिए आपका भारत में वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो भैया भारत में जो है वनों को 3 भागों में बांटा गया है। भाई कौन कौन से? तो भैया आपका पहला आता है आरक्षित वन, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है आपका रक्षित वन, और तीसरा आता है आपका अवर्गीकृत वन। तो इन 3 क्षेत्रों के अंदर जो है भारत के अंदर वनों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, यानी सरकार ने जो किसी क्षेत्र को अगर आरक्षित वन बोल दिया है ना, तो इसका मतलब ये कि भैया उस क्षेत्र के अंदर जो है बहुत ही ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं कि अगर जिनको नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में जो है वो खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए उस क्षेत्र को जो है सरकार क्या कर देती है, आरक्षित वन घोषित कर देती है। ना केवल जीव जंतु बल्कि पेड़ पौधे भी, ठीक है। उसके बाद में जो आपका रक्षित वन होते हैं, उसके बाद में जो रक्षित वन होते हैं, रक्षित वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए अवर्गीकृत वन सरकार घोषित कर देती है। यानी कि रक्षित वनों को और अच्छी तरह से टेक केयर करने के लिए उसको क्या बोल देती है, अवर्गीकृत, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। फिर अगला टॉपिक आपका आता है भाई वन्य प्राणियों तथा वनों के विकास के किन्हीं 3 दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। भाई वन्य प्राणी और वनों का किस प्रकार से जो है विनाश हो रहा है उसके बारे में बताना आप लोगों को, ठीक है। ये तो आप खुद भी समझ जाओगे। तो भैया देखिए क्या है, हम लोग पेड़ों को इतना बुरी तरह से काट रहे हैं, ठीक है। पेड़ों को बुरी तरह से काट रहे हैं, फिर पेड़ काटेंगे तो जो पेड़ जंगलों के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं वो बेघर हो जाएंगे। तभी तो आप लोग आए दिन खबरें देखते रहते हो कि भैया चीता गांव के अंदर घुस गया, शेर गांव के अंदर घुस गया। शेर गांव के अंदर थोड़ी ना घुसा है, लोग जो है जंगलों को काट करके अपना घर बना रहे जंगलों के अंदर। बेघर तो बेचारे जानवर हो रहे हैं ना, तो बेचारा वो तो अपने घर के अंदर ही, लेकिन हम लोग जो है दूसरे के घरों के अंदर घुसते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम लोगों ने इतना जो है दोस्तों पेड़ों को काटा है कि जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है कभी भी बारिश होने लग जाती है, कभी भी सूखा पड़ने लग जाता है, ठीक है। इस बार कितनी तेज गर्मी पड़ी है, तो ये सब क्या है, इसकी वजह से जो है जानवर जो है बेचारे परेशान हो रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ पड़ रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि भाई जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। हम खूब संसाधन यूज कर रहे हैं, खूब पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन क्या पेड़ लगा रहे हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। जो वनों पर आधारित समुदाय था, जो वनों के बारे में बेहतर जानता है, हम उन लोगों को उनसे मदद ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। हम लोग खुद ही हीरोपंती करने में जुटे पड़े हैं। वो जंगलों को बेहतर जानते हैं, उनको पता है कि भाई जंगलों को जो है विनाश से कैसे बचाना है, जंगलों को कैसे सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, हम लोग को उनकी मदद लेनी चाहिए। उसके बाद में आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो बहुत परेशानी है, जिनकी वजह से जो भारत के अंदर वन्य प्राणियों तथा वनों का क्या हो रहा है दोस्तों, विनाश हो रहा है, ठीक है। ये कारण हो गए। उसके बाद में ये भी सवाल जो है बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के अंदर बाघ परियोजना बताइए। ये देखिए बाघ पानी पी रहा है, ठीक है। तो बताना है कि भाई बाघ परियोजना क्या है। तो सिंपल सी बात है कि भाई बाघों को संरक्षित करने के लिए परियोजना शुरू की गई है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई 1973 में जो है भारत के अंदर टाइगर प्रोग्राम शुरू किया गया था, ठीक है। ये क्यों किया गया था भैया? क्योंकि बाघों की संख्या निरंतर घटने लग गई थी, लोग खूब दबाकर शिकार करने लग गए थे, ठीक है। यह परियोजना शुरू की गई थी ताकि भाई बाघों की संख्या को दोबारा देश के अंदर बढ़ाया जा सके। भाई बाघ हमारे देश का गर्व है ना। फिर इसलिए क्या बोला गया, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना विश्व की बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है। इसलिए भारत सरकार ने 1973 में, ठीक है, इंदिरा गांधी की उनके टाइम पे भारत सरकार ने जो है टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया था, प्रोजेक्ट टाइगर को, ताकि टाइगरों को जो है बचाया जा सके, ठीक है दोस्तों। हाँ, उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में एक और आता है भाई, एक और टॉपिक आपसे पूछ देगा कि भाई भारत में आज़ादी के बाद जो है वन संसाधन का कैसे जो है हास्र हुआ, वो बताना है। तो देखिए भैया कैसे हास्र हुआ। कृषि का फैलाव होने लग गया। प्रमुख कारण पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में, ठीक है। लोग जो हैं जंगलों के आसपास में खनन खुदाई करने लग जाते हैं, जिससे कि जंगल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों का विनाश होने लग जाता है। खूब बड़े बड़े डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, इसकी वजह से जो है सारा पानी जंगलों के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जंगल जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती के कारण वनों की क्या होने लगी, कटाई होने लगी। अब लोग इतने बढ़ रहे हैं, अब लोगों की जरूरत के लोगों को खेत चाहिए ना। खेत कहाँ से आएंगे? जंगलों को पेड़ों काटो, फिर पेड़ काटो जंगलों के, फिर उसको बराबर करो, फिर खेती करो, जिससे कि जंगल खत्म हो रहे हैं। फिर लोग इतने, जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को रहने के लिए घर की जरूरत पड़ेगी, तो जमीन है ही नहीं, तो इसलिए जो है जंगलों की खूब दबा करके कटाई होने लगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये हो गया। फिर उसके बाद में एक और टॉपिक आता है कि भाई जैव विविधता, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर उसको खतरा पहुंचाने में कौन कौन से 3 कारक आपको बताने हैं। तो भैया कौन कौन से हैं जो भारत के अंदर जैव विविधता को खतरा पहुंचा रहे हैं? 3 कारक कौन कौन से हैं? तो भैया सबसे पहला तो आता है वनों पर निर्भरता।
हम लोग खूब डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर और उसी को खत्म करने पे तुले हुए हैं। फिर अगला आता है बड़ी विकास परियोजनाएं हम लोग शुरू करें जिसमें हम लोग को वनों को काटना पड़ रहा है। फिर रेलवे लाइन का विस्तार, खनन, वाणिज्य आदि कई प्रजातियों के आवास को क्या किया जा रहा है, बाधित किया जा रहा है। आप लोग देखते हो कि भाई जंगलों के बीच में से रेलवे लाइन गुजर रही है तो उतना जंगल तो काटना पड़ेगा। फिर उसके बाद में खनन शुरू कर कहीं भी माइनिंग शुरू हो जाती है तो जिससे कि क्या है जंगल और आपकी जो जैव विविधता है वो क्या हो रही है, नष्ट हो रही है दोस्तों। ठीक है, अगला हम लोग को क्या समझना है उसके बाद में ये भी सेम सवाल है दोस्तों, इसमें कोई सेम सवाल है। ठीक है, सेम टॉपिक है। ये देखिए सीढ़ीनुमा खेती से बोला था, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर उसके बाद में दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैंने बनाए हैं, इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका पेपर केवल डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होगा, राइटिंग वाला ही नहीं होगा, 1 MCQs भी आएंगे। तो MCQs भी जो है हम लोग को बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है इसके अंदर MCQs भी ऐड किए हैं। तो दोस्तों ये मेरा इनिशिएटिव आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आप लोग रिप्लाई किया कीजिए ताकि मैं जो है मोटिवेट हो सकूँ। और प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि सब कोई इसकी हेल्प ले सके दोस्तों, है ना, और मेरा जो मकसद है वो फुलफिल हो सके। तो भाई सबसे पहला सवाल क्या है आपका कि भाई सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य के अंदर है। ठीक है भाई, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है। तो भैया आप लोग को बता देता हूँ कि जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो टाइगर्स के लिए फेमस, किसके लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए और मैंग्रोव के लिए। तो मैंने जब आप लोग को मैंग्रोव जंगल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि भैया कहाँ पर है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या बोल रहा है, अगला सवाल आपसे बोल रहा है कि आपसे कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति का उदाहरण है, कौन सी एक स्थानीय जाति है मतलब इस जीव जंतुओं के अंदर। तो भाई ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका निकोबारी कबूतर। ये देखिए ये आपका निकोबारी कबूतर है, निकोबार के अंदर पाए जाने वाला कबूतर कितना खूबसूरत है दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो निकोबारी जो कबूतर है वो स्थानिक जाति है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अगला सवाल आपसे बन जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज्यादा जंगल वाला जो एरिया वो कहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए जंगल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य के अंदर है भाई, पेरियार बाघ रिजर्व। ठीक है, हाँ, तो कहां पर है भैया पेरियार बाघ रिजर्व, तो ये आपका है पेरियार। पेरियार आपका पड़ता है केरला के अंदर। कहां पड़ता है दोस्तों, केरला के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि भाई वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको अवर्गीकृत वन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अवर्गीकृत। फिर अगला सवाल, जिस तरह से चिपको आंदोलन शुरू किया गया था ना कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए स्थानीय जो जनता थी पेड़ों से चिपक जाती थी, इसी तरह से भारत के अंदर जो है बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ठीक है दोस्तों, बीज बचाओ। तो सवाल क्या है कि बीज बचाओ आंदोलन क्या था, तो भाई बीज बचाओ आंदोलन जो था टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। ठीक है, उन्होंने किसानों ने बोला कि भाई हम जो है वो खेती करेंगे जिसके अंदर जो है हम लोग कोई भी केमिकल नहीं डालेंगे। ठीक है, हम लोग जो है देसी खाद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि बीजों को बचाना है, इसलिए क्या बोल दिया गया, बीज बचाओ आंदोलन। फिर उसके बाद में चिपको आंदोलन तो आप लोग को पता ही है, मैंने डिस्कस ही कर लिया था। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है कि वृक्षों की रक्षा करना है। देखिए किस प्रकार से जो है पेड़ों की रक्षा की जा रही है। फिर अगला सवाल, ये सवाल भी हर बार पूछा जाता है कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो भाई कब लागू किया था, 1972 के अंदर लागू किया गया था। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग बहुत डिटेल से इसको देखिएगा ध्यान से, इसमें से आपका सवाल के अंदर आने वाला है ज्योग्राफी में। ठीक है, अगला उसके बाद में नेक्स्ट है भैया कि भाई किस राज्य ने जो है सर्वप्रथम संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा था। भाई तो किसने बोला था कि भाई हमको संयुक्त वन प्रबंधन जैसा कोई चीज लेके आना चाहिए जंगलों को बचाने के लिए, तो उसका आंसर है भाई उड़ीसा। कब लेके आया था भैया, 1988 के अंदर। ठीक है, हाँ, अगला सवाल, लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है। भाई लुप्त का मतलब क्या होता है कि भाई समाप्त होने, तो लुप्त जातियों का मतलब होता है जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, हाँ, अगला दोस्तों अगला सवाल क्या है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियों शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करते हैं। भाई कौन से वृक्ष की पूजा करती है, तो भैया आपकी देखिए इमली, मुंह में पानी तो नहीं आ गया आप लोगों के, इमली और आम की पूजा करती है दोस्तों। ठीक है, ये जनजातियों का अपना एक ट्रेडिशन होता है, फेस्टिवल होता है, तो है ना। हाँ, उसके बाद में अगला सवाल क्या है कि भाई दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं। तो दुर्लभ का मतलब क्या होता है कि जो बहुत कम संख्या में बची हो, संख्या कम या सुभेद, उसको क्या बोलते हैं, दुर्लभ जनजाति बोलते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद में अगला सवाल, ये तो मैंने आप लोगों को डिस्कस ही किया था। देखिए मैं उन्हीं एमसीक्यूज को रखने का प्रयास करता हूं जो मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने के दौरान आप लोगों को बताया हो। ठीक है, मैं कोई नया एमसीक्यूज
रैंडम एक दो सवाल आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर मैं उन्हीं एमसीक्यूज के या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस को रखने का प्रयास करता हूं जो मैंने आप लोग को पढ़ाया एक तरह से रिवीजन के मोटिव से, पर्पज से। तो देखिए अगला सवाल क्या है, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आप लोग को मैंने पढ़ाया भी था। कौन सी जनजाति दोस्तों जो काले हिरण की पूजा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिश्नोई समाज। ठीक है, हाँ। उसके बाद में अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर के 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी थी। ठीक है, किस लिए कर दी थी भाई? क्योंकि शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाने के लिए शिकार पर उन्होंने रोक लगा रखी है दोस्तों, अलवर लोगों ने। ठीक है, अलवर के लोगों ने। उसके बाद में अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वनों के ह्रास का कारण नहीं है, जिसके जंगल नुकसान नहीं आते हैं? तो इसका आंसर है रक्षक मेखला। आप सीढ़ीनुमा खेती करोगे तो इससे जंगलों को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, हाँ। तो ये था दोस्तों आप लोग का चैप्टर क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान भूगोल का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वन एवं वन्य जीवन संसाधन। तो दोस्तों आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी, आप लोग काफ़ी बेनिफिट इससे उठाइए। ठीक है, और आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को जो ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आप लोग कोई सजेशन है तो आप लोग प्लीज़ दीजिए, आप लोग का वेलकम है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है अपने हेल्थ का, फैमिली का, एजुकेशन का ध्यान रख रहे होंगे अच्छी तरह से। प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई सब्जेक्ट के लेक्चर के साथ। तो जब तक आप लोग अपने हेल्थ का, फैमिली का